नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। डॉक्टर नवीन जोशी सर, अगर आप हैं तो आप अपने बारे में बताएंगे आप सर, क्योंकि कल पूरा बात जी नहीं हो डॉक्टर पाया था साहब, सर। बढ़िया है, अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं। अभी आप कितना % ठीक हो गए सर? डॉक्टर साहब अभी मतलब क्या है कि ठीक तो है ही, बस यही है कि थोड़ा थोड़ा पेन रहता है और बस बस वही है, 80% कह सकते हैं जी। अच्छा, 80% अच्छा हो गए, बहुत बढ़िया सर। 80% है, पर ये है कि अभी मैं जैसे पहले जाता था पैदल चल के घूमने के लिए, वो सब अभी नहीं जा पाता हूँ। और एकदम से जो उठना बैठना जो था एकदम फास्ट जो है, अभी फास्ट मूवमेंट नहीं है, अभी रिफ्लेक्सेस में थोड़ी सी अभी इशू है। जी लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अभी 4 महीने हुए हैं तो ये 6 महीने 7 महीने तक में ये भी थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा। जी सर। आपकी जो दवाइयाँ हैं वो जो कुबेर वटी है, और आपने जो दो जो स्टूडेंट के प्रिपरेशंस थे वो भी खा रहा हूँ मैं। वो सब अभी रेगुलर चल रहा है वो सब। और क्षीरबला तेल और मज्जा सिद्ध तेल का ऑल्टरनेट जो है वो बस्ती चल रही है। कल वो रामदास जी कह रहे थे कि तिक्त क्षीर की बस्ती और आप इस तिंदुक वटी इसमें चंद्रप्रभा वटी ऐड कर लीजिए। देखता हूँ अभी तिक्त क्षीर बस्ती तो अच्छी है वो सर तो। मैंने भी कहा था आपसे सर, दीक्षित बस्ती का। हाँ, अब लेकिन चूंकि वो मेरे पास एक्चुअली रेडीमेड ये ऑयल अवेलेबल हो गया था, हाँ। तो मैंने इसी को कंटिन्यू किया। देखता हूँ अगले महीने तिक्त क्षीर बस्ती ले लेंगे। और सर क्या क्या बताया आपके लिए अब अवार्ड सर ने? अवार्ड सर ने बताया कि इसमें एक उत्तर बस्ती के लिए एक लड़का आया था, उस शल्य तंत्र में यहाँ पे है हरिद्वार में, तो उसको कहा है कि मैंने उत्तर बस्ती आके तुम मुझे दे देना। और बाकी उन्होंने जो है उसमें चंद्रप्रभा वटी और ये सिंधु वटी ऐड करने के लिए कहा उन्होंने। और एक तो क्षीर बस्ती जो है आप शुरू में लेते तो और ज्यादा फायदा होता, उनका कहना था। पर मेरे पास एक्चुअली जो रेडीमेड बस्ती के बने हुए मात्रा बस्ती बनी हुई आ गई थी, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। देखते हैं, अभी तिक्त क्षीर बस्ती को भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, दो जी सर। दवाइयां ऐड की उन्होंने, एक तो चंद्रप्रभा वटी और उन्होंने विस्तृत वटी लेने के लिए कहा जी। जी। उत्तर बाकी बस्ती में उनका जनरली वो चंदन वाला लक्षा दी और सहचर तिल का मत उत्तर उत्तर बस्ती बस्ती कराते हैं में अब हमेशा। दिक्कत ये है कि वो जो बंदा आएगा देने के लिए, एक्चुअली उत्तर बस्ती में ऑयल प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड होना चाहिए। तो ऑयल का स्टेरलाइज्ड ऑयल, अब ये है कि ऑयल की स्टेरलाइजेशन करना पड़ेगा, देखते हैं। उत्तर बस्ती के लिए ऑयल वो ले लेंगे। हो जाता है सर, वो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करते हैं ना उत्तर बस्ती। करीबन आप 20 मिनट उसको नहीं, एक्चुअली क्या है कि फ्रिक्वेंटली जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे तो एक पूरी प्रोसेस बनी होती है ना। हाँ हाँ।
जहाँ पे आपको पहली बार कोई चीज लेना है तो वो स्टरलाइज करने के लिए सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो एनीवे देखेंगे, उसको कर जी लेंगे उसको। एक दो बार आप ले लीजिए कह रहे थे वो, तो हमने कहा चलो देखते हैं। हाँ हाँ, ये तो है सर। उत्तर बस्ती तो आपने 3-4 बार भी लिया ना कंटिन्यू, उतने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और मैंने सर का जो छीर वाला मैंने यूज किया है कई, मतलब मैंने दोनों यूज किए, चंदन वाला सैचर का भी दिया और छीर वाला हाँ, का भी दिया। सैचर आदि तेल तो मुझे, यूज करने के लिए कह रहे थे वो, सैचर हाँ वो आदि। वही कराते हैं, चंदन वाला और सैचर को मिक्स करके देते हैं वो। हम्म। पर मुझे छीर वाला के रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिले पाठक सर बाद में। वो तो मैं लगातार ही ले रहा हूँ क्षीरबला। क्षीरबला जी तो मुझे जी। लग रहा है कि क्षीरबला की मात्रावस्थी मुझे 2 महीने हो गए लेते हुए। वो बीच तो बीच सर में लेते रहे मज्जा। आप अभी, हाँ जी। वो तो आप लेते रहो, अभी चलने दो हाँ, वो कंटिन्यू। तो मैं अभी साल भर लेता रहूंगा, वो 6 महीने साल भर। मज्जा आप सिद्ध तिक्त तेल क्षीर भी। वस्ती ऐड कर लो, आप अल्टरनेट कर लो, आप एक एक दिन तिक्त क्षीर वस्ती, एक हाँ, दिन क्षीर तिक्त वाला। क्षीरवस्ती को बनाने का जुगाड़ करना पड़ेगा वो। वो तो इजी है सर, आप बना लोगे आराम हाँ, से। बन जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उसमें 100 बना ग्राम लेंगे। दूध लेना। हाँ, 100 ml दूध, 70 ml पानी, उसमें चार हम्म, चार ग्राम आपका गिलोय, मुलट्ठी, हम्म, आपका पटोल और चिरायता। और उसको जब तक पानी रहे तब तक उसको धीमी आंच पर उबालना है। जब पूरा पानी उड़ जाए तो उसको छान के उसमें हम्म। आप गुग्गुल तिक्त घृतम या आपका महातिक्त घृत मिला के अपना 120 ml ले लीजिए आराम से रात में। हाँ, वही करते हैं इसको नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट प्लानिंग वही करता हूँ, उसको लेता हूँ। जी सर, जी सर। और वैद जी, क्या सब ठीक है? वैद्य प्रणाम सर। अरविंद पाठक जी, बोलिए बोलिए। सर मात्रावस्थी सर, अब आप कितनी एमएल में ले रहे हैं सर अभी? नहीं, मातृवस्ती मैं एक्चुअली मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत ज्यादा शुरुआत में तकलीफ बहुत ज्यादा थी, तो उस समय मैं मातृवस्ती लगभग मुझे लग रहा है 2.5-3 महीने हो गए मुझे लेते हुए। तो जब स्टार्ट किया था तब तो मैं 30 ml भी नहीं ले पा रहा था, तो अब उसके बाद 60 ml भी मैं लेने लगा, 100 ml तक। मैं मतलब मैक्सिमम 60 ml तो मैं रेगुलर ले रहा हूँ। बीच में मैंने यापना बस्ती के साथ में जो है अनुवासन बस्ती, उसी तेल की मैंने अल्टरनेट की थी, तो 100 ml तक मैंने जो है उसको लिया था। तो 100 ml, मैं 60 ml तो रेगुलर ले रहा हूँ, अभी फिलहाल 60 ml ले रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर। वैद्य जी लगता है कहीं चले गए। चलिए, कोई बात नहीं, मैं सेशन कंटिन्यू करता हूँ, आप मेरे से ही पूछ लीजिए जब तक वैद्य जी आते हैं। जी जी, शशि तिवारी जी पूछिए, क्या पूछना है? हाँ जी सर, प्रणाम सर। मैं बोल रही थी तिक्तचीर सर बस्ती बनाना ज्यादा वो नहीं है, जैसे आपने नहीं, पढ़ाया वो भी है और आसान है, वो मैंने तो भी। आसान है एक्चुअली। हाँ, अगर मतलब मुझे जो मैं ये बनाती हूँ, मैं अपना तरीका बता रही हूँ आपको। मैं क्या करती बताइए। हूँ, पटोल लेती हूँ, पटोल पत्र चिरायता लेती हूँ, और साथ में यष्टि मधु, और साथ में गुड़ची। तो गुड़ची जो सर रहती है वो मेरी हमेशा फ्रेश रहती है, मतलब मैं अपने ऑफिस में ही लगा रखा है, तो वही गुड़ची ले लेती हूँ। और 3 ग्राम के आसपास मैं सारे डोज लेती हूँ, और सारे पित्त शामक, साथ में वृष द्रव्य हैं तिक्त रस वाले। तो इनको क्या करती हूँ, जैसे मुलेठी, ये पता ही है बहुत हार्ड होती है, तो मैं मुलेठी को एक दिन पहले ही पानी में भिगो देती हूँ। तो पानी में अगर भिगो दिया तो इन सब सारी चीजों को 3-3 ग्राम ले करके, और फिर 250 ml पानी में डाल करके इसको बॉयल करना शुरू करते हैं ना, बहुत धीमी आंच पर, क्योंकि 250 ml पानी ज्यादा होता नहीं है। तो फिर मैं बचा लेती हूँ 60 ml, और 60 ml बचाने के आसपास क्या करती हूँ, फिर छान लेते हैं। और छान लेने के बाद में 100 या 110 ml दूध डाल करके फिर से पाक कर लेते, तो वही क्षीरावशेष वाला पाक करना होता है। छान पहले लिया काढ़ा, तो ज्यादा नहीं है। और फिर बड़ा वाला चम्मच जो होता है, उससे 1 चम्मच उठा करके, मैं तो महातिक्त घृत ज्यादा यूज करती हूँ, तो महातिक्त घृत डाल दिया। वो करीब 10-12 ग्राम के आसपास आता है, और 1 या 2 मिनट पकाना पड़ता है। फिर छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर थोड़ा सा हल्का सा सुपोषण है, उसके बाद दे देते हैं, तो सर बड़े आसानी से बन जाता है। सिर्फ अगर यही 4 द्रव्य चलिए, डालो इसको तो फिर बना और। लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बना लेंगे इसको। हाँ जी सर, लीजिएगा, क्योंकि बेलंकर सर ने भी बोला है ना कि जो भी स्पाइनल डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत बढ़िया काम करता है सर। जी सर, थैंक यू जी सर। जी जी, ठीक है। इसको इसको मैं बस कल परसों से ही इसको अब ऑल्टरनेट करके लेता हूँ। फिलहाल फैज जी, आपका आप धार गए हैं, बहुत बहुत हाँ हाँ, वो धन्यवाद। नेटवर्क और का प्रॉब्लम हो रहा था सर। तीर बला तेल की बस्ती तो चली रही है, मात्रा बस्ती। चंदन बला राक्षा दीदी को भी बीच बीच में ले लेता हूँ, सर और अब तिक्तक आप लेकिन शेर झूठ बोल बस्ती रहे भी थे, ले लूंगा। ठीक हो जाएंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपना सारा काम कर लेता हूँ और मैं गाड़ी चला लेता हूँ। बस ये है कि थोड़ी सी जो है अभी भी एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है कि जो इम्प्लांट है वो इम्प्लांट की साइड पे
फॉरेन बॉडी है तो स्टिफनेस रहता ही रहता है वहां पे, पर वो अब ऐसा नहीं है। बस ये कि बहुत देर तक मैं बैठने में, जैसे अगर मुझे एक मेडिकल के लिए जाना पड़ा था एक दिन, तो हार्ड सरफेस पे मैं करीब 4-1 घंटे बैठ गया था, 4-5 घंटे, तो तकलीफ होने लगी थी। तो पहले जैसे था वैसा, मतलब पहले तो मैं कई घंटे बैठ जाता था, तो अब वो सब थोड़ी बहुत चीजें अभी इश्यूज हैं, थोड़ी बहुत अभी यूरिन में भी, मतलब जैसे अभी मैंने मात्रावस्थी लेता हूँ तो उस वक्त मेरा एकदम यूरिन और स्टूल सब उस वक्त जब मात्रावस्थी का प्रत्यागम होता है 4-5-6 घंटे के बाद, तो उस वक्त तो बड़ा राहत रहती है। पर थोड़ा सा ये है कि मेन बात ये है कि अभी मैं सारी दवाएं ले रहा हूँ, और तब दवाएं लेने के बाद मुझे राहत मिल रही है। तो अभी जब मैं दवाइयां बंद करूंगा तो फिर कितना प्रोपोर्शनेटली कितना आराम मिलेगा, ये तब ये बात ज्यादा समझ में आएगी। क्योंकि अभी मैंने एक भी दिन दवाइयां नहीं छोड़ी है, दवाइयां सारी चल रही है, मतलब मात्रावस्थी कंटिन्यू है। लाक्षादी गूगल वो कह रहे थे बंद कर देने के लिए, अब 4 महीने हो गए हैं, तो आपकी हड्डी जो है अब जुड़ गई होगी, तो मैं उसको अभी 1 महीने और कंटिन्यू करूंगा। कि वो कह रहे थे लाक्षादी गूगल अब क्यों ले रहे हैं आप, मत लीजिए करके। दूसरा है केवल जो है इशू जो है वो यूरिन में और स्टूल में है, बाकी उत्तरवस्थी लिया जाएगा तो संभवतः वो प्रॉब्लम भी कुछ हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। फिलहाल काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ऐसा नहीं है इससे मेरा कोई रूटीन वर्क हैम्पर हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। पर यह है कि कई 4-4-5-5 घंटे बैठना एक सिटिंग में पोस्चर्स में, या फिर पहले जैसे हम कैसे भी बैठ लेते थे टेढ़े वेढ़े होके, वो सब अब नहीं होता है, तो उसमें थोड़ी तकलीफ होती है। वो तो जी। इम्प्लांट के कारण सर, इम्प्लांट डला हुआ तो अब थोड़ी हाँ, वो इम्प्लांट के कारण मोबिलाइज होता है, थोड़ी, हाँ क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्लांट जो चली है जाएगी ना वो उतनी एरिया। अपनी वो अंदर की तरफ जो कहीं ना कहीं वो दब दब के कहीं ना कहीं अंदर मांसपेशियों को भी दबाता होगा वो, तो उतना तो कॉलेज जाने चलेगा। लगे आप? नहीं नहीं, मैं तो अभी उस पर ही हूँ, बल्कि लेकिन अब ज्वाइन कर लूंगा मैं। अभी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग में गाड़ी से ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और बताइए वैद जी, सब बढ़िया सब? वैद अरविंद पाठक जी जी, सर, जी सर। और आपके पापा हाँ कैसे सर, हैं? मेरे पापा खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनको WBC बढ़ जाता है, फिर फीवर आता है और रात को रोज आ जाता है। इसका कोई उपाय नहीं पता चलिए, बहुत चला। खाना अच्छा, क्यों नहीं आपने खा भी रहे मेरा मैं सर? एक हर तरह फोटोग्राफ का शेयर किया था, उसमें काफी अच्छे आपने दिखाए थे कि काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आयुर्वेद का खाना नहीं खाते हैं, तो उसका कोई इलाज। आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि कल मेरे साथ यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज के काफी जी बच्चे आए थे, उनके साथ में वो राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु भी हैं। तो वो यहाँ पे विश्व आयुर्वेद जी परिषद का एक कोई कार्यक्रम चलता है यहाँ पे, चरक डांडा एक जगह है कोटद्वार में, वहाँ पे कहते हैं महर्षि चरक का वहाँ पे वो है, महर्षि चरक का वो है। पर मुझे लगता है कि महर्षि चरक कोई आयावर थे, वो तो हिमालयों में घूमते थे, किसी एक जगह तो खुद रहते नहीं थे। यानी में वहाँ पे मंदिर वंदिर बनाया हुआ है, तो लोग विश्व आयुर्वेद परिषद के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, और चरक वरक का पाठ होता है वहाँ पे। अच्छी बात है, अच्छी अच्छी चीज है ये। कम से कम आयुर्वेद का नाम हो रहा है, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो रहा है, और अब यहाँ पर भी लोग उत्तरवस्ती करने लग गए हैं, अच्छी बात है, इट्स गुड साइन। तो हमने कहा कि महाराष्ट्र में वैद्यों की परंपरा बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र में वैद्य खुद औषधि का निर्माण करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा सफल हैं। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में अभी जैसे उत्तराखंड वगैरह में, उत्तर प्रदेश वगैरह में अभी भी जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ज्यादातर लोग जो सरकारी संस्थानों में है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, तो उनका जो अप्रोच है वो मॉडर्न अप्रोच है। लेकिन वो मॉडर्न अप्रोच से आप आयुर्वेद की निदान करके आप चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। ये इसी बात पे कल उनसे एक बहस चल रही थी, कोई शल्य तंत्र का पोस्ट ग्रेजुएट था, वो उसका अप्रोच मॉडर्न था, तो वो काउंटर कर रहे थे, और मैं भी कह रहा था कि आपकी अप्रोच जो है वो गलत है। मॉडर्न अप्रोच लेकर के आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। आपको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट अप्लाई करने के लिए आयुर्वेद ही आपको से निदान करना होगा। तो सब चीजें अब धीरे धीरे जो है अवेयरनेस हो रही है। सर बीएससी में तो बहुत ज्यादा ही भाषा सर बीएससी में तो बहुत ज्यादा ही मॉडर्न का है, वो लोग थायराइड तक को भी वो लोग रेफर कर देते हैं मॉडर्न वालों के लिए। वहाँ जी जी
और ये हेलो कमोबेश ये हमारे उत्तराखंड में भी यही था पहले, जो अप्रोच थी वो जो है पूरी तरह से मॉडर्न अप्रोच थी। लेकिन कोविड के बाद जो लॉकडाउन लगा, उसके बाद जो है आयुष दर्पण के थ्रू हजारों हजारों वैद्यों ने जो है ऑनलाइन सेशंस को देखा है। उसमें वैद्य अरविंद पाठक जी हैं, रामदास अवार्ड जी हैं, तमाम सारे समीर वैद्यराज समीर जमदग्नि सर हैं, उनके भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे लेक्चर हुए हैं। आपकी आपकी जो है वैद्य अरविंद पाठक जी के साथ साथ कदमों पे कदम मिला के वैद्या शिल्पा एरमे जी भी अपना आयुर्वेद का लेक्चर दे रही हैं। बहुत सारे ऐसे वैद्य हमारे प्लेटफॉर्म पे आए जो महाराष्ट्र से थे, प्रवीण जोशी सर थे, जिन सबने कुछ न कुछ अग्निकर्म के लेक्चर्स जो हैं वो भी हुए। यहाँ पे रक्त मोक्षण का पूरा पूरा दिन सेमिनार वेबिनार टाइप का हुआ। तो ये सब कहीं ना कहीं इसने जो है अप्रोच तो लोगों की बदली है। यहाँ के स्टूडेंट्स भी अब भले ही वो सीखने के लिए जा रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो वो कम से कम आयुर्वेदिक अप्रोच से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और ये सर सब आपसे जो है, एक रिक्वेस्ट थी सर। हाँ बोलिए जी। सर मेल उत्तर बस्ती का कोई सेशन कभी हो तो सर, या तो प्रैक्टिकल कोई वीडियोस हो तो प्लीज हमें जरूर शेयर करें सर। मेल उत्तरवस्ती का जी सर। मेल उत्तरवस्ती का सेशन कोई वीडियो होगा तो शेयर कर देंगे आपको। जी सर। वैद्य अरविंद पाठक जी कोई आपके पास होगा, वैद्य जी के पास खजाना रहता है एक्चुअली। वैद्य जी आवाज आ रही है जी आपको? जरूर। हाँ सर मैं जरूर भेज दूंगा, मैं शेयर कर क्योंकि दूंगा। आपके पास तो इंसाइक्लोपीडिया अगर हम कहें आयुर्वेद का, तो वैद्य अरविंद पाठक जी को मैं अभी देख रहा था, अभी मैं प्लेलिस्ट देख रहा था, तो करीब करीब क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के ही जो है वो आयुष दर्पण पे मतलब 3000 के आसपास वीडियोस हैं। मुझे लगता है कि अगर आदमी वो एक एक वीडियो भी डेट वाइज देखता रहेगा तो उसका पूरा साल 2 साल निकल जाएगा, उसको खत्म नहीं होगा। और एक एक योग तो अब ऐसा हो गया है कि 4 4 बार 5 5 बार जो है उसका रिपीटेशन है, और हर रिपीटेशन में कुछ ना कुछ नया नया मिलता है। तो कहने का मतलब है कि मतलब ये है कि आयुर्वेद का नॉलेज मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी नॉलेज होना जरूरी है। और वैद्य जी की बहुत अच्छी बात है कि वो तमाम सारी किताबें देखिए ढूंढते रहते हैं। महाराष्ट्रियन मराठी वैद्यों की परंपराओं की पुस्तकों को भी वो हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सेशंस में लेते हैं। बहुत बहुत बढ़िया काम किया आपने वैद्य जी। इतना बढ़िया कंटेंट जो है वो ताउम्र लोगों के लिए है। मैं वही प्लेलिस्ट देख रहा था, तो मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पे खाली प्लेलिस्ट भी आप खाली समय पे देखें, तो आपको उन प्लेलिस्ट में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड जो है प्लेलिस्ट जो है हमारी एक कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब हैं आपके साथ, बिल्कुल उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है कि वो फेसबुक से सारे लेक्चर्स को उन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया है। और मैंने उस पर एक काम किया है इस बीच में कि उन सब पे मैंने वैद्य जी के जितने भी सत्र हैं या मैडम के सत्र हैं उन सबको मैंने टैग करके उन सब पे थंबनेल लगा के उस सबको अपडेट कर दिया है। तो आपको कोई भी चीज सर्च में जाएं, आप अगर फेसबुक पे भी कुछ भी सर्च करना हो तो आप क्लिनिकल डालें ऊपर और आप डेट डालें, तो वो फेसबुक पे भी आपको वो वेब सर्च में आ जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बढ़िया लाइब्रेरी कंटेंट इंसाइक्लोपीडिया जो है वो आयुष दर्पण के द्वारा आप सबको मिला है, जो बाहर। और ये किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी आके इसको देख सकता है, पढ़ सकता है, जान सकता है। ठीक है वैद्य जी, और कुछ पूछना हो तो पूछिए आप मुझसे, या कुछ आपकी सलाह की हो तो दे सकते हैं आप। हाँ एक चीज वो कह रहे थे कि आप एक्सरसाइज करिए। मुझे देखता हूँ मैं एक्सरसाइज करने में, एक्चुअली मैंने एक्सरसाइजेस थोड़ा बहुत प्रयास किया था, फिजियोथेरेपी वालों ने कराया था, तो उससे मेरा पेन एग्रेवेट हो गया था। हो सकता है उस समय फ्रैक्चर रहा हो, इस वजह से हुआ हो। तो कुछ आसन जो है वो मैं स्टार्ट करने का प्रयास करूंगा। सर ये मैं सूक्ष्म व्यायाम से चालू करिए सर ना, हाँ डायरेक्ट सूक्ष्म जाइए। व्यायाम करूंगा, क्योंकि देन उसके एक बाद दो सर ना सिंपल, जो जैसे आप कोई भी आसन कर रहे हो ना उसको मॉडिफिकेशन करके करिएगा। मॉडिफिकेशन माने जैसे कि हम उष्ट्रासन ही कर रहे हैं ना तो पूरा झुक जाना है, तो ऐसे नहीं, केवल और मैं केवल उष्ट्रासन तो अभी कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं। हाँ मैं सर एक चीज, बता रही हूँ, जैसे एक कोई भी करिएगा हाँ तो जी उसको हाँ जी समझ मॉडिफाई गया मैं। करके। भुजंगासन कराया था, भुजंगासन है, शलवासन है। तो उस समय में शायद 1 महीने पहले मैंने फिजियोथेरेपिस्ट ने कराया था, तो एक्चुअली मुझे लगता है कि उस वक्त
फ्रैक्चर हील सर नहीं रहा होगा तो भुजंगासन इसमें में सर कमर दर्द के लिए जो भुजंगासन में है ना, प्रॉपर भुजंगासन हाँ। नहीं करते हैं, उसमें मैं तो अपने मरीजों को ना मॉडिफिकेशन करके देती हूँ। तो उसमें क्या करते हैं सर ना हम लोग, कि जैसे आप सीधे पेट के बल लेट जाएंगे और पीछे से दोनों पाँव खोल लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे ठीक। अपन लोग पाँव खोल लेते हैं, और ठीक आप है। अपने हाथों का पान के पत्ते का शेप बनाइएगा, ठीक सर। अच्छा। और पान के पत्ते का शेप बना करके आपकी जो ऊपर वाली हेयर लाइन स्ट्रक्चर है ना, हम्म। ऊपर वाली जहाँ जो टीका लगाते खत्म, जहाँ लड़कियां हाँ सिंदूर जी, भरती हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। बस वो पान के पत्ते का शेप ना वहां पे रख दीजिएगा, ठीक है सर। और आप ठीक है। ऐसे लेटे होंगे, ठीक। फिर क्या करना है सर, आपको उस पान के पत्ते का शेप के सहारे ही आपको उठना है। तो आपके पीछे पांव दोनों खुले रहेंगे और पान के जितना भी आपका भार होगा वो उस पान के पत्ते के शेप पर जाएगा। तो अच्छा आपकी, अच्छा। हाँ, पीठ पे मॉडिफिकेशन बता रही हूँ सर, ये मॉडिफिकेशन हम लोग कराते हैं। तो एक तो ये वाला सर मॉडिफिकेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पूरा ठीक। प्रेशर नहीं जाएगा, केवल और केवल आपका जो पूरा भार होगा वो उठेगा, और जो ये चेस्ट वाला है ना, ये जी जी। केवल चेस्ट पे ही जाएगा इसका प्रेशर, और हल्का सा, बहुत हल्का सा जो है सर पीछे की ओर जाता है। और जब चूंकि दोनों पाँव अलग अलग होते हैं ना, तो दिक्कत नहीं होती है फिर सर। ठीक है, चलिए इसको करेंगे। जी सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। तो वैद जी, ये सब मैंने अपना बता दिया आपको सारी चीजें। जी हाँ, सर, मैं वो उत्तर बस्ती का भी मैं वीडियो शेयर करूंगा, मेरे पास है सब उत्तरवस्ती का मटेरियल। वीडियो शेयर कर दीजिए आप आराम से। और मैं उत्तरवस्ती में वीडियो आप बना के चाहें तो भेज आप दूं? उत्तरवस्ती पे एक सेशन भी ले सकते हैं। उत्तरवस्ती हाँ में ऑयल की स्टरलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, या उसे स्टरलाइज कैसे करें, जी ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टरलाइज्ड आपका इंस्ट्रूमेंट पूरा स्टरलाइज्ड है, लेकिन ऑयल स्टरलाइज नहीं है, तो अगर ऑयल के थ्रू इन्फेक्शन चला गया तो उस पर आपका एक सेशन जरूर होना चाहिए। जी प्रोसेस, ए करेक्ट प्रोसेस फॉर गिविंग उत्तरवस्ती, यानी सही तरीका क्या है उत्तरवस्ती देने का, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस पे आप अपना एक सत्र जरूर लीजिए, और उसमें ही अगर आप अपना एक वीडियो भी शेयर कर देंगे, अगर कोई ऐसा वीडियो प्रशांत भट्ट जी वगैरह जैसे उत्तरवस्ती देते हैं, तो निश्चित वैसे तो शेयर किया जा सकता है। मुझे लगता नहीं है इसमें कोई ऐसी इश्यू होगा। सही प्रोसेस क्या है, क्या डूज एंड डोंट्स है, इस पे सत्र आप ले सकते हैं वैद जी। जी। और न अभी नस से किसी को देखना है, मैं नस से दे रहा हूँ पेशेंट को, अगर कोई देखना चाहे तो हाँ, मैं आप जो कुछ दे रहे हो आप वो सब प्रैक्टिकली आप दिखा सकते हैं। जी क्योंकि आप ही नहीं, यहाँ के भी नहीं, बाहर के भी लोग देखते हैं, फिर बाद में कई लोग मैं जो हैं वो सीखते भी हैं, इससे उनका जागरूकता भी बढ़ती है। तो ठीक बहुत है तो बहुत मैं धन्यवाद आपको। मैं अब यहीं पे मैं लेफ्ट लीव करता हूँ, और आप जी अपना दिखाइए, आप जो नस से दिखाना चाहते हैं आप जरूर दिखाइए। मैं एक मिनट नस से क्या बात। दिखाना, बहुत एक बढ़िया। मिनट, मेरा बाल कैसे तो हो गया है। मैं कैसे दिखाऊं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं नस से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए एक बहुत बच्चा बढ़िया, है। इसको आप स्पॉटलाइट कर दीजिए इनको। हाँ एक मिनट, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ अभी देखिए मैं इनको नस से दे रहा हूँ। तो ये धारा नस से है। नासा ही शीर्षों द्वारा ये डायरेक्ट जा रहे हैं, यहाँ गले में नहीं आता। और ये पूरा ये जो बॉटल है मेरा ये पूरा मैं नस से दे दूंगा। देखिए आधा बॉटल चला गया, और पेशेंट को कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है। इससे ना ये जो शीर वाला तेल का नस है, इससे स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, नींद अच्छी आती है। ये देखिए खत्म हो गया आपके सामने। 15 ml का मैंने अभी डाल दिया। आपको कैसा लगता है, इधर देख के बताइए, इधर मोबाइल में देख के बताइए। अच्छा लग रहा है। हाँ और गले में आ रहा है आपको? देखिए गले में नहीं आ रहा है, पूरा ये डायरेक्ट चला गया। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ये किस किस मतलब क्या प्रॉब्लम थी इनको सर?
कुछ जानना है? जो लोग नस्य देते हैं उनको तो सब आता है। तकदीर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। जी सर, नमस्ते सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो हाँ, आवाज आ रही है हेलो। जी। हाँ सर, वो मैंने यही पूछना था कि हमारे पंजाब में सर कोई यहाँ पर डॉक्टर हो जिनको नस्य प्रॉपर आता हो, क्योंकि मैं एक दो से मिला हूँ, उन सभी का नस्य जब वो डालते हैं तो गले में आता है। तो मैंने यही पूछना था कि हमारे पंजाब के या हरियाणा में कोई डॉक्टर हो जो कुछ बता सकते हो, मैं वहां पर उनके पास आकर सीख लूंगा। सर नस्य तो सर गले में आएगा ही आएगा, नहीं आता है सर बिल्कुल भी। जैसे सर आप 15 ml। हेड लो पोजीशन पे रखा था ना पेशेंट को अभी? हाँ, हेड लो पोजीशन में रखा हाँ, था। इसलिए वो और नस्य यदि ना गले में नहीं आता, लेकिन 90% लोग जो देते हैं ना नस्य, मतलब हमने भी वैसे ही सीखा, ऐसे मतलब लेटते हैं टेबल पे, तो वो गले में आता ही आता है। अभी मैंने यूट्यूब पे भी मतलब अवार्ड सर जी का भी लेक्चर सुना, नहीं आता, नहीं तो आता, हम लोग भी देते हैं। उन्होंने जैसे भी नस्य का ये पॉइंट मतलब ये डिस्कस किया कि गले में थोड़ा सा आता है, फिर गुनगुने पानी से ये वो करना सर है। सही नहीं ना आता, सभी को देना, बात वही है ना। मैं तो भी एक दो हेड लो पोजीशन की वजह से नहीं आता है शायद, इनका पूरा हेड लो पोजीशन था ना अभी पेशेंट का। नहीं, नहीं, मैंने मैं मैम तो सब कह रहा कुछ हूँ कि करके दे अगर दिया मैम। अगर लटका भी दे हेड को, नीचे लटका दे बिस्तर से या उससे, तो भी वो जाएगा, थोड़ा बहुत तो नीचे जाएगा ही जाएगा। मतलब ऐसा मेरा समझ है, मैं गलत हो उसकी सकता हूँ बोन का फिर। क्या हाल होगा सर? जो उसको कशेरू का बोन है उसकी हाल क्या होगा जो लटका देंगे आप? नहीं, अगर लटकाना नहीं है। सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्वाइकल मन्नत प्रॉब्लम लटकाना अगर भी नहीं, फिर भी सर वो काफी देर तक लटका थोड़ा रहेगा, उसको पोजीशन तो देनी नहीं, पड़ेगी ना। तो फिर पोजीशन शोल्डर, जो सर्वाइकल नीचे शोल्डर है उसमें आप पिलो लगा दीजिए, वो अपने आप नीचे हो जाएगा। लेकिन तो भी कितना, जैसे 30 ml या 15 ml देंगे तो जाएगा तो नीचे ही, ऐसे मेरी समझ है। मेरा नहीं जाता, क्योंकि ना सर आप थोड़ा सा, अगर आपको कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा हेड लो करना होता है, पोजीशन टिल्ट करना होता है बस, जिस समय डाला है उस समय, और उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उसको रखिए और उसके बाद नीचे कर लीजिए। मेरा तो कभी नहीं आता है, मतलब इसमें मैं खुद का भी करती हूँ, और मतलब मेरे तो कॉलेज में भी सिखाया गया था। बस केवल और केवल कफ आता है बस, तो आप लोग करेंगे ना तो खुद भी हो जाएगा। नहीं मैम, मैं कर रहा हूँ ना, मैंने तो 3-4 लोगों से जाकर करवा कर भी देखा है, सभी का गले में आ रहा है, चाहे वो 2-3-4 बूंदे डालते हैं फिर भी गले में आ रहा है। हेड मैंने लो खुद पर ही पोजीशन में भी, करवाया था टेस्ट। हेड लो पोजीशन में भी जी जी मैम, जी मैम। पता वही नहीं। मैम, कुछ ना कुछ कोई ना कोई गलती हो रही है, तभी मैं पूछ रहा था कि कोई पंजाब हरियाणा या इस नॉर्थ में हो कि मैं उनके पास जाकर सीख लूँ, क्योंकि मैंने 3-4 पास से करवाया, सभी का गले में आ रहा है। नहीं सर, गले में नहीं आता है, हम करते हैं। सर मैं भी वही कह रहा हूँ, नहीं आता, पर जहाँ पर आता नहीं ना किसी को करना, तभी पर पूछ रहा था किसी को आता हो तो मैं उनके पास आ जाऊँ। तो मैम वो गले में नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाएगा वो? मतलब 30 ml तो काफी ज्यादा वो वॉल्यूम होता है, 15 ml या मैम अरविंद मतलब। सर कहते हैं कि वो सिर के अंदर ही जाता है सारा, स्पाइनल कॉर्ड में जाता वो पूरे ब्रेन का स्नेह करते हुए, साइनस का भी स्नेह करते हुए, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू स्नेह करता है पूरे स्पाइनल कॉर्ड को। वो वहीं पे, क्योंकि रुक्षता की वजह से ना वो पूरा अवशोषित कर लेता है उस ऑयल को। वही, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी डाला था ना, मैंने उनको दिया था, तो वो कह रही है कि महसूस होता है कि ब्रेन के अंदर जा रहा है वो, माथे के अंदर। तो मुझे आज तक वो फीलिंग नहीं आई, मैंने कई बार ट्राई किया है। होता है, फीलिंग होता है, ब्रेन के अंदर होता है, आंखों के पास होता है, जहां जहां नसें ब्लॉक होती है ना, वहां वहां पे वो हाँ फीलिंग होती है कि यहाँ पे आया। और नोज में भी, आंखों में भी, कान में भी होती है। जी जी, वही ना मैम, कुछ जब ना हम कुछ बाधिरे गलती के हो लिए रही है यूज पोजीशन करते हैं में। ना, बाधिरे के लिए यूज करते हैं ना नस्य अणु तेल का, तो उन्हें प्रॉपर उन्हें सुनाई पड़ता है कि यहाँ पे ऐसे कान में खुजली हो रही है, यहाँ लग रहा है, आ रहा है, आता है। है। लेकिन पहले हम नाड़ी श्वास देने का बाद करते हैं।
जी सर। हेलो मैम। जी 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 सर, वो पहले नाड़ी हम स्वेप देने से नाड़ी शोध एब्जॉर्प्शन अच्छा हो गया। पहले हम नाड़ी शोध देने का बात करते हैं। देखो सर, ऐसा है जो अगर नस स्टार्ट कर रहे हो पेशेंट को, तो शुरुआत में थोड़े से करिए। और मतलब जैसे 2 ड्रॉप से शुरू किया, वीकली एक एक ड्रॉप बढ़ाते गए। अगर आप सोचोगे नहीं मैं पहले दिन ही 5 जी ml डालूंगा, तो एक तो पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है, उसकी वजह से भी आता है। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि पेशेंट कुछ सोचने की कोशिश करता है। आप ये देखो कि जैसे आप खाना मुंह में लिए हो तो कुछ मतलब बोलने का सोचते हो, उतने पर ही आपको मतलब खांसी या उसका कुछ ना कुछ आता है, स्नीजिंग टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो पेशेंट को बहुत ही कूल एंड कंफर्टेबल रख करके, जैसे शास्त्र में प्रॉपर लिखा है कि नस की जो प्रिपरेशंस होती हैं, जो टाइमिंग होती है, उन सारी चीजों का ख्याल रख करके करेंगे तब नहीं आएगा। और आते ही लोडेड नहीं कर देना है कि मतलब हमने फर्स्ट टाइम पेशेंट को नस दिया है, क्योंकि उसके दिमाग में भी बहुत सारे उसको लेकर के कि तेल कैसे जाएगा, क्या जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं अपने हाथ से सिरिंज से ही डाल लेती थी 5-5 ml। मुझे उतना फीलिंग नहीं आती थी। हस्बैंड को मैंने फर्स्ट टाइम दिया, बोलते हैं आंखों से निकल रहा है। जैसे मंदाकिनी मैम ने बोला ना कि जहाँ जिनको ब्लॉकेज रहेगा वहां फील होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां से वो जा नहीं पा रहा है, तो वहां पर आकर स्टक होगा। और जो नजल कैविटी है, नजल कैविटी डायरेक्ट अगर एनाटॉमी है याद हो, तो नजल कैविटी अंदर की तरफ, क्रेनियम की तरफ ओपन होती है। तो प्रॉपर उस रास्ते से जाएगा तो अंदर क्या है, सारी रुक्षता है, ड्राइनेस है, तो उन चीजों को फिलअप करेगा तो एक अच्छी सी फीलिंग आना अलग सी बात होती है। जैसे मेरे हस्बैंड ने कंप्लेन करी थी कि मेरी तो आंखों से निकल रहा है, फिर उनको दोबारा मैंने नहीं दिया क्योंकि रिलेक्टेंट थे उस चीज को लेने के लिए। लेकिन मैं खुद लेती थी, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अगर आपकी स्टिकी आईज हो रही हैं, कभी कभी आंखों के आगे कुछ अजीब टाइप का लगता है, वो सारी चीजें नस से बहुत बढ़िया हो जाती हैं। और किसी के ड्राई नोज है तो वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप करके देखो, धीरे धीरे डोज बढ़ाओ, प्रॉपर उससे करो, मतलब थोड़ा सा एकदम कूल काम, दिमाग में चीजें नहीं चल रही हैं, कुछ बोलने की कोशिश नहीं करो शुरुआत में, और धीरे धीरे करके बढ़ाओ। तो अभी सर का देख रहा था ना, धारा नस से दे रहा था, मतलब एक साथ चल रहा था ड्रॉप। आप जब दो या आप जब लो तो शुरुआत में धीमे धीमे करो। तो कई बार ऐसा नहीं होता है, जैसे बस्ती के केस में होता है, कुछ पेशेंट्स की बस्ती 5 मिनट में ही वापस आ जाते, कुछ पेशेंट की बस्ती 15-20 मिनट बाद आती है। तो कई बार एनल कैनाल में कुछ प्रॉब्लम होती है, कई बार कुछ लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं कि कोई चीज गया तो वो निकलना ही है। तो वो नस के केस में भी मुझे लगता है वो चीजें मतलब कंसिडर करनी चाहिए हमें। हम बस्ती के केस में कंसिडर करते हैं कि आईबीएस की प्रॉब्लम होगी, पेशेंट ओवर सेंसिटिव हो जाता है, या एनल कैनाल इटसेल्फ टच करने से सेंसिटिविटी वहां डेवलप हो गई। बॉडी का अपना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि कुछ भी टच हुआ है तो बॉडी उसको फेंकना चाहती है। बॉडी का अपना सिस्टम होता है, क्योंकि हम बने ही थे इस तरीके से कि हम जंगलों में रहते, तो हर चीज से डिफेंस वाला सिस्टम हमारे अंदर आज भी डेवलपमेंट है। तो नशे को भी इस तरीके से अगर किया जाएगा तो हो जाएगा सर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और जिन लोगों में कहीं कुछ कमी आ रही है और आप ये सोचोगे कि सर्वाइकल का पेशेंट है, तो उसका गर्दन जब नीचे किया जाता है तो प्रॉपर जो शिरोधारा वाली टेबल होती है उस पर लिटा कर लो। नहीं तो थोड़ा सा और बेस्ट तरीका ये होता है कि आप शोल्डर के नीचे एक पिलो रख लो, और शोल्डर के नीचे पिलो रख करके भी आप ये दे सकते हो। जी सर। जी हम यही तरीका है मेरा। हाँ, तो इस तरीके से जब आप देंगे सर तो हो जाएगा। शोल्डर के मैं तो मैं जब पेशेंट्स को अपने देखती हूँ तो पर मैं ही ट्राई शोल्डर के करवा नीचे रहा था ना पिलो रख सर, देती हूँ और नीचे कर देती हूँ। जैसे सर माउथ ओपन कराते हैं तो मैं भी वैसे ही कराती हूँ, तब प्रॉब्लम नहीं आती है। तो थोड़ी सी उसकी काउंसलिंग वाउंसलिंग भी कर लीजिए। कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये सब जो दुनिया भर के सवाल नहीं होते, हमारे अंदर की जो एंजाइटी होती है नस को लेकर के, या पेशेंट की जो एंजाइटी होती है, उसको भी क्वेरी सॉल्व करके देंगे और सारे प्रॉफिट्स बता देंगे, तो वो अपने आप ले लेगा। जैसे कड़वी दवा खाने के पहले बता दिया भाई इतने प्रॉफिट है, तो कड़वी दवा इंसान खा लेता है मुझसे। तो ऐसे ही नशे का भी होता है, जो मुझे लगता है। तो आप लोग ऐसे कराओ तो सर। मेरे पेशेंट से आपको कैसा लग रहा है नाक में डालने के बाद? सर नशे के तुरंत बाद बोलते देखिए तो मैंने नहीं है। इनको पूरा नाक में डाल दिया, अब पूरा ये नहीं बोलते, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ ना। तो देखिए ये कोई भी परेशानी नहीं हो रही, ना इरिटेशन हो रहा है, ना जलन हो रहा है, ना ऐसे हैवीनेस लग रहा है क्या सिर में? कुछ भी नहीं हो रहा। पूरा तेल जो है ना वो 15 ml, अभी मैंने 15 ml डाला है, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो फिर पूरा ठीक हो जाएंगे।
और असल में इनको एंजाइटी स्ट्रेस था। हाँ आपने सर शोल्डर के नीचे तकिया रखा है क्या सर? ये इन्होंने, इनका हाइट बहुत ज्यादा है ना, तो इन्होंने ऐसे रखा है एडजस्ट। हाँ, कंधे के नीचे तकिया रखना चाहिए थोड़ा, शोल्डर के नीचे, अच्छा। शोल्डर के नीचे रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसे एडजस्ट किया है। हाँ, मेरे और भी दूसरे भी पेशेंट आ गए। ठीक है, तो देखिए ये नस से देने से कोई तकलीफ नहीं होता है, पूरा एकदम ठीक हो जाता है। सर आपका क्लिनिक दिखाइए ना सर, हॉस्पिटल। सब दिखाऊंगा, आप फिर सब कुछ दिखा दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा, तो फिर सस्पेंस क्या रहेगा। आप आइए तो फिर आइए तो सब कुछ मिलेगा देखने को। सर हॅलो, वर बघा वर, हॅलो तुम्ही तिकडे ठेवा. तुम्ही गेट उघडून तिकडे खुर्चीवर ठेवा सर. माझे पेशंट आहेत आता आणि लेक्चर चालू, आतमध्ये ठेवा. गेट उघडून आतमध्ये ठेवा. हाँ तकदीर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, मैं वही बात कर रहा था कि वो मैम कह रही थी ना, पेशेंट को कंफ्यूजन होती है, डर होता है. मैं कह रहा था मैं खुद में करवा रहा था, नर्स से खुद को करवा रहा था डॉक्टर के पास जाकर, लेकिन सभी में सेम दिक्कत आ रही थी कि वो गले में आ रहा था. नहीं, आप एक बार मेरे पास आके सीख लीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा. कभी भी गले में नहीं आना चाहिए सर. अगर गले में आ रहे हैं तो नस से ठीक नहीं है, वो पोजीशन ठीक नहीं है. जी वो सर आपके पापा ठीक नहीं ना थे, वरना तो मैंने दिल्ली में मिल लेना था आपसे. हाँ, दिल्ली में मिलना था. अभी क्या करेंगे, जैसे वैसा. मैं कभी नृत्य पे सेशन लूंगा, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा. और मैं वो उत्तरवर्ती भी बताने की सर बात नहीं होती, वो पता क्या होता है, कई बार खुद आदमी कोई पोजीशन में गलती कर रहा होता है, वो आप देखोगे उसी वक्त तो फिर ही पता लगेगा क्या गलती है. जी जी, मैं फिर से अभी दिल्ली आने वाला हूँ, फिर मैं सिखा दूंगा आपको. ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर. ठीक है, मंदाकिनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए. सर मेरे पास एक पेशेंट आया है, उसका अभिघातज हिस्ट्री है, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसका यूरिटर स्ट्रक्चर है. तो अभी क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट भी है वो, और हैं वो, मतलब इंजीनियरिंग लाइन के ही है वो, दिन में बच्चों को पढ़ाते ही रहते हैं. तो सर उनके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि उनके वो अपने हेतु छोड़ नहीं सकते हैं. उनका एकदम फुल ऐसे रॉयल लाइफ है, हमेशा एसी में रहना है, रात्रि जागरण भी करना है ना, और सब कुछ स्ट्रेसफुल है, लेकिन वो कहते हैं मैं स्ट्रेस में नहीं रहता हूँ. उनकी प्रॉब्लम ये है सर कि उनका जब एक्सीडेंट हो गया था तो फिर वहाँ पे जो यूरिटर में उनके किडनी के ऊपर की ओर वहाँ पे स्ट्रिक्चर कर दिया गया था. अभी क्या हो गया कि वहाँ की जो यूरिटर है वो पतली हो गई है, तो नैरोइंग हो गई है. तो वो रात में क्या होता है, जब एसी वगैरह चला के सोते हैं या ठंडी में, ड्रिपलिंग होती है सर उनको. और बीपी, उनका शुगर जो है वो अभी मतलब फास्टिंग और जो प्रोस्प्रेंडियल है सर, वो अभी मतलब बॉर्डर लाइन से थोड़ा ऊपर है, उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है. सर इसमें हम मतलब कैसे इसकी चिकित्सा करेंगे? ऐसे मैंने तो उनको गौशलादि गुगुल पुनर्नवादी काढ़ा लिख के भेजा है, और इसके बारे में मैंने सुना था कि मतलब उत्तर बस्ती के बारे में, तो सर वो तो मैं नहीं दे सकती, तो क्योंकि मुझे नहीं आता है. और इसमें हम कैसे सोचेंगे सर? क्षीर बस्ती कैसी रहेगी इसमें? किसी को आइडिया है इसके बारे में? हाँ, मैं आपको ना उत्तरवर्ती सिखा दूंगा. कल आप सीखना चाहेंगी पेशेंट का? तब मुझे वीडियो कॉल करेंगी, वीडियो कॉल से मैं कल सिखा दूंगा उत्तरवर्ती आपको. कितने बजे सर, कितने बजे? आप बताइए टाइम, मैं उतने बजे पेशेंट को बुलाता हूँ.
आपका पेशेंट कितने बजे आएगा सर? मेरे को सीखना है, मैं अपना टाइम निकाल लूंगी, मुझे इसमें। मेरे पेशेंट बहुत अच्छे हैं, जब मैं बुलाऊंगा तब आ जाएंगे। तो बस जब आप बुलाएंगे मैं तभी सीख लूंगी, बस सुबह बुला लीजिए सर, सुबह दोपहर कभी भी। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। आप ऐसा मेरे पास रह के ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। सर हमें भी सीखना है। अब ठीक है, फिर ठीक है, मैं पेशेंट अलाउ करेंगे तब ना, मैं सिखा दूंगा ना सब। पहले मैं पेशेंट से बात मंदाकिनी मैम जब ज्वाइन होंगे कॉल में तो मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगी, ये मेरा आपको भी करियर सिखा दूंगी। ठीक है सर, फिर इसमें हम और क्या चिकित्सा सोच सकते हैं? क्षीर बस्ती क्या दे सकते हैं सर? हाँ दीजिए ना, क्षीर बस्ती से तो अच्छा फायदा होगा। और बाकी सर ऐसे वातहर ब्रह्मण चिकित्सा देनी पड़ेगी ना यहाँ पे? हाँ बराबर। बृहन चिकित्सा में रसायन दीजिए ना, अश्वगंधा लेहम, फिर उसके बाद में विदारयति लेहम, कुष्मांड रसायनम, ऐसे पहले दीपन पाचन करके, और जो बृहणीय गण और बल्य गण के द्रव्य हैं वो दे सकती हैं। हाँ। और जो स्टिफनेस हुई है वो सर ड्यू टू द कफ और वात के कारण हुई है ना, तो कफ और वात का शमन करेंगे ना? हाँ, तो स्टिफनेस हुई है तो वहां पे अभ्यंग करिए दीपन पाचन करके। हाँ सर, अभी मैंने वो मैंने ट्रीटमेंट प्लान कर लिया है, बस बस्ती का ही मुझे लग रहा था। ठीक है सर, फिर मैं करती हूँ, बताऊँ। थैंक यू सर। ठीक है, और आप लोगों को अगर प्रैक्टिकल दिखना है तो सब चीज ऑनलाइन नहीं होता है, कभी यहाँ आके फिर मैं देखिए, फिर मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा इतना 23 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैं जो सिखाऊंगा वो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, वो इतना अच्छा है। अभी बस्ती द्रव्य कैसे बनाते हैं, बस्ती कैसे देते हैं, वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। जो हमारा पुणे का परंपरा है, पुणे में सिखाते नहीं है लोग, लेकिन मैंने सब सीखा है। तो बस्ती का और वमन के अलग अलग टाइप, नस्य के अलग अलग टाइप, ये सब तो आपको आना ही चाहिए। वो प्रैक्टिकल दिखाने से ज्यादा अच्छे से समझ आता है कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कैसे बचाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन हो तो किस तरह से चिकित्सा मैनेज करना चाहिए, सब वो तो प्रैक्टिकल बातें है ना। मैं आपकी तरफ से सब रेडी रहता हूँ सब कुछ सिखाने को। ठीक है सर, आ जाऊंगा मैं, सर नेक्स्ट मंथ ट्राई करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। सर ये नस्या जैसे, एक बार जैसे अगर मैं नस्या दे रहा हूँ, एक बार सर आप देखेंगे क्या गलत हो रहा है? आदित्य सर क्या बोल रहे हैं? सर जैसे अगर मैं नस्या देता हूँ मैं अभी, तो एक बार आप देखेंगे कि गलत क्या हो रहा है सर। किसको देंगे आप? सर मैं खुद को दे दूंगा सर। ठीक है, आप वीडियो ऑन करिए, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। ठीक। आप वीडियो ऑडियो भी, हाँ वीडियो ऑडियो दोनों ऑन। क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो शायद ना। हाँ नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम। क्लियर, हाँ अभी अभी क्लियर आया है। अभी नहीं आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है। हाँ सर लेकिन पकड़ नहीं पाऊंगा मैं फोन अगर नस्या दिया ना। एक मैं कोई ऐसे रख और के अगर घर में तो उनको दे सकते हैं। सर अभी अभी दिख रहा है ना? किसी को दिख सर रहा ये ब्लर हो गया। नहीं ब्लर, जब आप फेस और साइड में करते हो तो ब्लर हो जाता है। सर अभी ठीक है सर, फेस दिख रहा है ना? क्योंकि नस्या तो फेस ब्लर पे हो गया फिर से। नहीं, किसी को दिख रहा है क्या? सर आपने बैकग्राउंड क्या वो की हुई है? शायद लाइट के कारण इस तरफ करता मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर गंगवार सर हैं, उन्होंने एक बहुत सक्सेस स्टोरी है उनका। एक पेशेंट थे, लेडी पेशेंट थी, तो उनको ना फिस्टुला हो गया था भगंदर, और 2-3 बार उनका क्षार सूत्र और ऑपरेशन वगैरह किया है, तो कहीं पर भी फायदा नहीं हुआ। तो गंगवार सर ने कुछ दवाई दिया, जिससे उनका फोन आया मुझे कि सर हमें भगंदर में बहुत अच्छा रिलीफ मिला। डॉक्टर गंगवार सर, आप अगर सर, सर पोजीशन ठीक है ना? सर अभी दिख रहा है ना? हाँ ब्राउन साहब, हाँ अभी आपकी पोजीशन नहीं ठीक है मेरे हिसाब से। गंगवार सर अभी 2 मिनट रुके, हम बात करेंगे। जी सर, जी सर। नहीं सर, शोल्डर के नीचे पिलो रखो सर, शोल्डर के नीचे। शोल्डर के नीचे तकिया रखिए। नहीं सर, सर थोड़ा नीचे करो। अभी ठीक है, अभी ऊपर ठीक है। खिसको।
अभी ठीक है सर, ठीक है ठीक है। करता हूँ सर। डालिए सर, डालिए। पता नहीं कब जाएंगे, क्या बात। गले में नहीं आना चाहिए, लगाओ पेट में अभी जाना और चाहिए। थोड़ा थोड़ा। इधर देखिए, मेरे से फोन ना सारी बात। एक तो पीटा डालना ही डालना है। हाँ हाँ सर, गले में नहीं आ रहा। सर बस अब जा नहीं रहा है थोड़ा। अब सर गले पे नीचे तो गले पे आ ही रहा है, मतलब जैसे गुटकना नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे की तरफ जा ही रहा है। थोड़ा फैल गया क्योंकि वो फोकस नहीं है। आपको थोड़ा ऊपर और हो जाना है हमारे हिसाब से। अच्छा, एक्सटेंशन एक्सटेंशन थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर की तरफ। जी सर। थोड़ा सा जी हाँ, अब ठीक है सर। थोड़ा माथे में फैल गया। हाँ लेकिन सर मैक्सिमम जो है वो अभी जैसे सर गुटका है, मतलब गले से आया ही है अल्टीमेटली। ठीक है, ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, गंगवार सर है क्या? डॉक्टर गंगवार सर? हाँ प्रणाम सर। हाँ, वो आपने फिस्टुला वाले पेशेंट को क्या क्या दिया था वो बताइए। मुझे वहां से फोन आया कि हमको सर बहुत अच्छा फायदा हो गया 10 दिन में। आप थोड़ा हाँ बताइए सर। सर। हाँ, सर पेशेंट आज आई थी, वो दोबारा 5 दिन की दवा ले गई है और है। उनको क्या क्या कंडीशन क्या क्या था सब डिटेल में बताइए ना सर। सर वो सर आपका आशीर्वाद है सर। उसमें तो एक तो उनका मट्ठा था 2.5 लीटर पर डे। जी। और सर आरोग्य वर्धनी दी थी, शब्द विशक्ति ओगुल दिया था। और आपका एक ही दिया था और सूक्ष्म त्रिफला दिया था सर। और जो है जाति तेल का अनिमा था, मतलब ये सॉरी सर मैं बोल रहा हूँ 10 पीस और पिछू धारण था। और सर अंदर था तो क्या कंडीशन था उनका? अग्नि कैसा था, बाकी सिम्टम कैसे थे, क्या? तो सर उसमें ऊर्जा अम्ल पित्त था, साम पित्त था सर जो। तो वो भी सही है, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है, पित्त पित्त कुछ भी नहीं रहा है उसे। और अग्नि भी मंद थी उनकी। जी। और सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, बहुत ही ज्यादा जो है उन्हें कोष्ठवत्ता थी, वो भी कोष्ठवत्ता भी नहीं है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मट्ठा पूरा ले नहीं पा रही है सर वो, जैसा उन्होंने बताया। और ना घी, उन्हें घी वैसे नहीं खा पा रही है, रोटी लगाया खाली। मैंने कैसे क्या 100 ml सामने लिखा है वो जाना चाहिए, तभी आप सही हो पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएंगे। पेला बीज तो में आपने अग्नि बढ़ाने के लिए क्या दिया सर? आपने अग्नि के लिए क्या दिया? लसनादी बड़ी दी सर मैंने। अच्छा अच्छा, लक्षणादि बटी। जी सर। सर आज उन्होंने मुझे फोन करके बोले कि सर हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो मुझे जी इतना सर। दिल से खुशी हुआ कि हमारे गंगवार सर ने 10 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट दिया। सर आपका आशीर्वाद है सर, जो कुछ भी है सर, इसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं सर है। जी सर। बस मैं तो आपके निर्देश का पालन कर रहा था बस। जी सर। सर आपका अभी और प्रैक्टिस बढ़ने वाला है, आप ऐसे पेशेंट ठीक करते जाइए। और वो फीस दिया ना उन्होंने, फीस लेना जरूरी है सर। सर वो पूरा नहीं दिया उन्होंने, वो बोले 5 डे की दवा ले जा रहे हैं सर। जी नहीं, ऐसे मत करिए, फीस लेना जरूरी है सर, आपका भी तो मेहनत है, आपका दवाई है। जी सर। जी सर। अगली बार से ध्यान रखिएगा, फीस जरूर लीजिएगा उनसे। ना सर ठीक ठीक, जैसा भी है प्रदान होगा मैं आपको बाद में। जी सर। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई कुछ नहीं बता सकते हैं? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी और डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपके वो पेशेंट का क्या हुआ जो आप कल बता रही थी, कोई केस? सर मेरा कल का केस कौन सा था मुझे खुद ही नहीं याद। जो बहुत ज्यादा ये हो गया था, ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा हैवीनेस हो गया था। नहीं सर वो नहीं, अभी तो नहीं आए वो लोग। अभी कह रहे थे कि अभी हम सोचेंगे समझेंगे, आपस में मियाँ बीवी बात करेंगे, तो अभी सर बात ही कर रहे होंगे वो लोग शायद। अच्छा, ठीक है।
अच्छा, ये शशि मैम, मंदाकिनी मैम, एमडी का फॉर्म आया है, आप लोग देने वाले हैं एमडी एंट्रेंस? मैंने ग्रुप में भी डाला था, फिर से अभी डाल देता हूँ। एमडी एंट्रेंस देने का मन है क्या? एमडी हाँ करना जी है? सर, लेकिन आपको तैयारी करानी पड़ेगी सर। मैं पढ़ा दूंगा, आप दे दीजिए और देखिए आपका भी हो जाएगा एमडी में। हाँ सर, आप पढ़ा दो तो फिर मैं कर दूंगी। फॉर्म वाला आप डाल दीजिए तो मैं देख मैं लेती हूँ फॉर्म फिर डाल आपको। देता हूँ अभी, आप फॉर्म भर दीजिए और बाकी हमारी जिम्मेदारी, आपको पढ़ा के आगे एमडी कराने का हमारी जिम्मेदारी। फीस भी भर दूंगा मैं आपका, बस आपको पढ़ना है बस। जी सर, थैंक यू ठीक सर। है। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? तकदीर जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? सर ये आयुर्बायोलॉजी मतलब क्या होता है? यही मतलब जैसे ये तो मंदाकिनी मैम को मालूम होगा, मुझे तो उतना नहीं है नॉलेज। आयुर्बायोलॉजी क्या होता है? हाँ सर इतना वो मुझे आपके नॉलेज पे नहीं सर। किसी को कुछ मालूम है क्या आयुर्बायोलॉजी क्या होता है? और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछिए, ऐसे शांत मत रहिए, कुछ बताइए, कोई केस के बारे में डिस्कस करिए। हेलो, प्रणाम देखा? सर। प्रणाम सभी को। अच्छा हाँ मैम, बताइए मैम। हाँ जी सर, एक केस के बारे में पूछना है। जैसे 58 इयर्स मेल हैं सर, तो उन्हें सर थोड़े टाइम से, जैसे 5-7 साल से उनका शुगर लेवल हाई आता है। जैसे अब तो थोड़े महीना पहले 300-350 आता था, तो जब स्टार्टिंग हुई थी तब ऐसे 200-250। तो थोड़ी देरी उन्होंने एलोपैथी मेडिसिन ली, फिर उन्होंने छोड़ दी कि मैं डाइट से ही करेक्ट करूंगा। तो ऐसे कभी बढ़ जाता कभी कम। तो अभी सर उनका थोड़ा यही है कि इसके लिए कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे, तो जैसे फ्रूट्स वगैरह लेते हैं और एक टाइम मिलेट्स, ऐसा वॉक वगैरह करते हैं। वेट वगैरह काफी मेंटेन्ड है, महीने भर से जो कर रहे हैं 4.5 किलो कहते हैं मेरा कम हो गया, देखने में भी लगता है। तो सर ऐसे है कि उनको जैसे पहले ऐसे नहीं होता था कि यूरिनेशन रात को होना या दिन में ज्यादा होना। एक तो वो 3 लीटर पानी ले रहे हैं दिन में मैयर करके कि मुझे इतना पीना ही है, तो एक ये भी कॉज हो सकता है। और दूसरा ये है कि अब उनको ऐसे है कि रात भर में 1 बार या 2 बार यूरिनेशन के लिए भी जाना पड़ता है, और दिन भर में भी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा आ रहा है। बट जैसे उन्होंने अपनी वीट वगैरह अनाज सारे छोड़े हुए हैं, तो सर ऐसे में जैसे आपका मैंने लेक्चर मतलब सुनती रही, जैसे इसके बारे में जो आपने कृष पर में ही और बलवान पर में ही का रेफरेंस दे के हम इसको तो सर ऐसे में हम क्या विचार कर सकते हैं कि उनको अगर कोई मेडिसिन देनी हो? क्या मतलब आप दीपन पाचन पूछ रही हैं कि रसायन, क्या पूछ रही हैं आप? हाँ जी, चलो ऐसे में दीपन पाचन ही हम कैसे कर सकते हैं, जैसे वो देखने में भी स्थूल नहीं लगते, कि उनको ऐसा हम सोचें कि स्थूलता की वजह से है उनकी शुगर हाई। पास्ट हिस्ट्री पहले तो उनकी ये रही दीपन, कि आपको ग्रहणी की चिकित्सा करना पड़ेगा। आपको दीपन पाचन के लिए दाढ़ी मास्टक चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण ऐसे दे दीजिए, नहीं तो रस पाचक, रक्त पाचक से भी अग्नि दीपन होता है, आरोग्यवर्धिनी से होता है, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, कितने सारे द्रव्य हैं, अग्नि तुंडीवटी, अग्नि कुमार रस, ऐसे कुछ दे दीजिए। और शुगर को कम करना है तो वो मेरा आदेश मधु का फॉर्मूला वो दे दीजिए, जो मैं बताता हूँ हमेशा, गुड़मार वगैरह। और नहीं तो मधुग्रिट दे दीजिए, उससे शुगर बैलेंस हो जाएगा। मधुग्रिट 2-2 गोली सुबह शाम। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, मेरा मतलब ये था कि ओवरऑल जैसे ऐसे केस में हम क्या सोच के मतलब ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे पेशेंट स्थूल भी नहीं है ना, पेशेंट देखने में लीन एंड थिन नहीं है, बट फिर भी उनका शुगर हाई आता है। कृष प्रमेही और दुर्बल प्रमेही, उनकी जो चिकित्सा बताई है चरक संहिता में, कृष प्रमेही और दुर्बल, तो इसमें ब्रीहण करना पड़ता है पहले। अच्छा, दीपन तो सर पाचन क्या करके, इसे फिर हम क्षयात्मक संप्राप्ति का नहीं सोचेंगे चयनात्मक इसमें? संप्राप्ति नहीं करेंगे, वो एज रिलेटेड जो कृषता आई है, एज रिलेटेड। इसमें हमें ब्रीहण के लिए अच्छा अश्वगंधा चूर्ण दे सकते हैं, बला चूर्ण, विदारी चूर्ण, ऐसे जो बल्य ब्रीहणीय गण के द्रव्य। तो स्वर्ण मालिनी वसंत को सुबह 1 गोली, शाम को 1 गोली, और दिन में नीम का पत्ता खाने को बोलिए, अपने आप वेट बढ़ेगा। या स्वर्ण मकर ध्वज या बसंत कुसुमाकर रस,
इससे वेट बढ़ेगा और ताकत आएगा मेन। अच्छा ठीक है, पर उससे पहले ही साथ में दीपन पाचन शुरू करना ही हाँ होता है, वो तो हाँ। चलो ठीक है। स्वर्णमालिनी वसंत एक ऐसा द्रव्य है खुद ही, स्वर्णमालिनी वसंत की धातु अग्नि को अच्छा करता है, वेट बढ़ाता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, और मैंने शशि मैम आपके लिए भेज दिया है एमडी का फॉर्म, और भी बहुत सारे लोगों को जिनको मुझे लगता है कि एमडी करना चाहिए, उनका नाम भेजा है, तो आप लोग देखिएगा, जो लोग बहुत होशियार लोग हैं। हाँ तकदीर जी हेलो सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, वो एक पेशेंट आपसे 2 महीने पहले डिस्कस हुआ था कि वो थोड़ा बच्चा मेंटली डिस्टर्ब था। सर मुझे आवाज नहीं आ रही, किसी को आ रही है सर की आवाज? हेलो। थोड़ा जोर से हेलो। बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, 2 महीने पहले सर केस डिस्कस किया था एक बच्चे का जिसको थोड़ा सा मेंटली ना वो ऑटिज्म वगैरह वाले सिम्टम्स थे। जैसे वो हाँ स्कूल वगैरह तो जा रहा है, लेकिन वो हाँ प्रॉपर बात, उसकी बात क्लियर नहीं होती, बात समझ लेता है वो, हाँ थोड़ा सा बोलने में उससे दिक्कत है। हाँ। और तो जैसे आप क्या करिए सर, उसमें क्या क्या दिए हैं आप बताइए। आपने सर, हमने सर ताप्यादिलो दिए थी, ब्रह्मी वटी विद गोल्ड दी थी, हाँ और साथ में नॉर्मल ब्रह्मी वटी भी दी थी, और नशे दिया था नील भृंगी ऑयल का और पंचेंद्रिय वर्धन का। तो सर तो वो उससे फायदा? इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं कि बहुत नामात्र सी नहीं होगा सर उनको कोई। तो मैं उनको कह रहा था शायद वो ना नशे की डोज कम दे रहे हैं क्योंकि वो बच्चा छोटा है ना। हाँ तो मुझे लग रहा, मैंने उनको भी कहा कि नशे की डोज बढ़ा कर देखें, अगर उनको सर इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो फिर हमें क्या करना चाहिए उसमें? इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहे तो आप कोई कंपनी में दवाइयाँ दे रहे होंगे। नहीं सर, पंचेंद्रिय वर्धन नील भृंगी तो सर आपका ही था। अच्छा नहीं, गोलियां जो दे रहे हैं, स्मृति सागर रस, इसमें पंचामृत लौह गुगुल अच्छा काम करता है, और फिर उन्मादगज केसरी रस, स्मृति सागर रस, ये सब अच्छा काम करता है मस्तिष्क पे। ब्राह्मीवटी अगर आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा, तो उससे फायदा हो जाएगा। नहीं सर, प्रोडक्शन तो सर खुद की है। खुद की तो अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं, उनको 9 महीने लगने दीजिए, ठीक हो जाएंगे। हाँ सर, वैसे क्योंकि आगे मैंने जिनको दिए थे ना उनको जैसे 2-3 वीक में हल्का सा इम्प्रूवमेंट दिखता था, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, किसी को जल्दी आता है रिजल्ट, किसी को लेट आता है, पुरुषम पुरुषम विक्षम वा। हमारे सर तो बोलते हैं 3.5 साल देना चाहिए ट्रीटमेंट ऐसे बच्चों को, तब आता है। ठीक है सर। ठीक है, आप मतलब पेशेंस रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और जो बच्चा जिनको मैंने अभी नस से दिखाया है ना आप लोगों को, वो भी सेम ऐसे ही केस था बचपन में, वो अभी देखिए एकदम नॉर्मल हो गए मेरा ट्रीटमेंट से। अभी तो वैसे ही नस से करने आ रहे हैं, सेम वैसे ही बचपन में थे। मेरे पास 2005 मैंने भी एक कॉइल दिया था, उसने भी बच्चे, उसके पेरेंट्स ने यही कहा था कि वो बच्चा खुद कह रहा है कि मुझे ऑयल डालिए क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है डाल। जी जी। आप लोग वैद्य लोग हैं ना, तो अपना पेशेंस रखा करिए और विश्वास रखा करिए, टाइम लगता है, ठीक हो जाते हैं पेशेंट। हमारा एलोपैथी की तरह एकदम इंस्टेंट नहीं होता है, लेकिन फ्लो होता है, जड़ से बीमारी निकलता है। ठीक है। अभी मंदाकिनी मैम है? जी सर। डॉक्टर मंदाकिनी मैम? जी सर। अभी मेरे पेशेंट है, मुझे थोड़ा देखना है, आप लोग थोड़ा बात करिए, मैं आता हूँ, फिर से ज्वाइन करता हूँ। डॉक्टर प्रभात पांडा जी भी ज्वाइन हो गए हैं, उड़ीसा के बहुत अच्छे डॉक्टर। डॉक्टर सर प्रभात नमस्ते जी, सर। कहाँ थे आप इतना दिन से? हम आपको बहुत हाँ, ढूंढ रहे सर अच्छा मेरा एक सर्जरी हो गया तो थोड़ा रिकवरी में लेट हो गया, थोड़ा नहीं ज्वाइन कर आपने पाया था, वो अभी ठीक हो गया। एंसेफेलोपैथी के केस सॉल्व किया था, ब्रेन का जी जी जी। एंसेफेलोपैथी। हाँ हाँ सर, अभी भी एक केस है सर, मैं बताऊंगा फिर। आप लोग बात करिए, मैं ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर के बाद, मेरे पेशेंट जी आ ओके रहे हैं। हाँ सर आपकी सर्जरी किस चीज की हुई थी प्रभात सर?
हाँ मैडम, मेरा एक्यूट कोलेसिस्टेटिस हो गया था, तो इसका सर्जरी। अभी अभी सर आप स्वस्थ हैं सर? कितने दिन हो गए हाँ, अभी सर्जरी? ठीक हो गया। जी जी। सर मतलब अभी अभी कह रही हूँ मैं आपको, अभी तो क्या हमारा आयुर्वेदिक कुछ ले रहे हैं सर? नहीं, अभी इसके लिए तो कुछ नेसेसरी नहीं है, तो नहीं ले रहा हूँ कुछ, ऐसा नॉर्मल। सर बल्य चिकित्सा भी नहीं ले रहे आप? पहले जब पेन था, कुछ दिन पहले पेन हुआ तो फिर ले रहा था। तो बाद में वो एक्यूट इमरजेंसी हो गया तो ऑपरेट करना पड़ा। थैंक यू सर। जी। और प्रभात किसी सर, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? हाँ मैम, बढ़िया, अच्छा है, ठीक ठाक है। हाँ, आप काफी दिन से गायब थे, मुझे याद है आपको प्रॉब्लम हुई हाँ, थी इसीलिए नहीं जानता। अब सर बढ़िया है? हाँ, अभी बहुत ठीक हो गया है। चलिए, अपना ख्याल रखिए सर। जी, थैंक यू मैम। किसी को कुछ बोलना हो या बताना है, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना हो तो प्लीज शेयर करें। किसी को कुछ बताना है या कुछ बोलना है? मैम जैसे ये थैलेसीमिया के मरीज रहते हैं, तो इनको खून चढ़ाया जाता है। खून चढ़ाने के कारण इनके अंदर ग्रंथियों में खून जम जाता है, आयरन आयरन डिपॉजिट हो जाता है, और लिवर हार्ट फेल से इनकी मृत्यु होती है। तो मैम इसमें कुछ घृत कल्पना या कुछ ऐसा दे सकते हैं क्या, जिससे वो अंदर की चीज जो डिपॉजिट है वो वॉश आउट कर नहीं सके सर, बॉडी? देखिए, ये जो आप ऐसे ले रहे हो ना कि थैलेसीमिया का पेशेंट अंदर कुछ डिपॉजिट है, उसके पहले जैसे आप इतने दिन से सेशन से जुड़े हो तो आप देखोगे पेशेंट की मतलब डिटेल हिस्ट्री लो। डिटेल हिस्ट्री आप जब लोगे सर तो डाइजेशन के लेवल पर बहुत सारे डिफेक्ट मिलते हैं, ठीक है। मीन्स ग्रहणी तुष्टि आपको मिलेगी ही मिलेगी। कई बार होता है बहुत सारे पेशेंट्स को सही तरीके से चीजें नहीं पता होती हैं, तो वहां पर चाहे तो आप ऐसे केसेस में स्टूल टेस्ट करा सकते हैं। एक मतलब नॉर्मल सारे टेस्ट तो करा ही लो, ठीक है। जैसे जो भी फेरेटिन मैम, फेरेटिन 2000 है मैम, 2000। नहीं सर, वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना, फेरेटिन 2000 हो गया। आप ग्रहणी दृष्टि का लेवल का मतलब होता है डाइजेशन के लेवल पर देखिए पेशेंट को भूख कैसी लगती है, पेशेंट को प्यास कैसी लगती है, पेशेंट खाता पीता कैसा है, उसके स्टूल कैसा है, यूरिन कैसा है, स्पिट कैसा है, तो ये सारी अग्निमांद है मैम, हाँ, अग्निमांद है, आम बढ़ा हुआ है। हाँ, तो अग्निमांद्य है ना। अब अग्निमांद्य भी तो अलग अलग तरह का होता है, वातज है, पित्तज है, कफज है। अगर अंदर से सही देखोगे तो सारे जब डिटेल में सर आप मतलब करना शुरू करेंगे तो एक बार ग्रहणी दृष्टि ठीक करेंगे, साथ में अगर सही से सोचोगे तो रस और रक्त पाचक चलेंगे, साथ में जो रक्तवर्धक औषधियां अपने यहाँ या रक्त प्रसादन द्रव्य हमारे यहाँ बोलते हैं, उसमें सारी आता है, मजिस्ट्रा आता है, ऐसे बहुत सारी ड्रग्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। धात्री लॉ बहुत बढ़िया काम करता है, सप्तामृत लॉ बहुत बढ़िया काम करता है। मतलब जो सिंपल सिंपल सी मेडिसिन है। और जैसे आपने कहा ब्लॉकेज, ब्लॉकेज कहीं पर भी है तो सिंपल सा आयुर्वेद की वर्ड में हम सोचे तो वहां पर कफ और वात का सिस्टम है। तो कफ और वात का है तो आपको पहले जब आपने सही से अग्निमांद्य सर ठीक हो गया ना तो वो सारी चीज ठीक हो जाएगी। होता क्या है कि हम अग्निमांद्य ही सही से नहीं ठीक कर पाते हैं, वो शॉर्ट टर्म में तो ठीक हो जाता है, मतलब जैसे पेशेंट ने बोल दिया फिर उसके बाद वो लापरवाही बरतना शुरू करता है, तो लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट चलाएंगे। और साथ में चूंकि थैलेसीमिया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वाली तरह की प्रॉब्लम है तो इसमें शोधन बहुत जरूरी है। मतलब आप पेशेंट को देख करके प्रॉपर ऋतुकाल वाला जो बमन विरेचन बस्ती होता है कि बसंत में आपने बमन कराया, आपने शरद ऋतु में विरेचन हो रहा है, वर्षा काल में बस्ती दी जाती है, तो ये जब सारी चीजें की जाती हैं तब जाकर रिजल्ट आता है। उस वाले माइंडसेट से मत करिए कि ये थैलेसीमिया या मेजर या माइनर का दिख गया और एक मान लिया कि यहाँ पर ब्लॉकेजेस होंगे, घृत चलाएंगे। जो आप घृत चलाने की बात कर रहे हो ये तो लॉन्ग टर्म में अपुनर्व चिकित्सा में आता है। ये शुरुआत में ऐसे नहीं करिए। शुरुआत में आप पेशेंट को अगर पेशेंट बहुत मतलब क्रिटिकल नहीं हो चुका है तो जो सिंपल दीपन पाचन उन्लोमन से शुरू करना होता है आप उस तरीके से करो, सर आ जाएगा रिजल्ट। क्योंकि अग्निमांद्य तो आपको दिख ही रहा होगा, पेशेंट की बहुत सारी चीजें। कई बार आयुर्वेद में लिखा है कि रक्त का जहाँ पर भी लॉस होता है वहां पर वात का प्रकोप होता है। और मैंने ऐसे सारे पेशेंट को या एनीमिक पेशेंट्स को देखा, उनको बॉडी एक बहुत ज्यादा रहता है, नॉर्मल भी से अलग सा रहता है कई बार।
तो जब भी मेरे पास जैसे जो पेशेंट आते थे बॉडी एक बोलते थे, क्योंकि सुश्रुत में लिखा है पांडु में कि उनको बॉडी एक रहता है जहाँ पर भी रक्त का क्षय रहता है, तो वैसे पेशेंट को रक्तवर्धक जो भी औषधियां दे सकते हो। तो रक्तवर्धक बहुत कुछ है आपके पास में, आप डाइट के रूप में बहुत चेंज कराइए, सीजनल आपको सारी चीजें पता है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, चाहे बीटरूट वगैरह है, मतलब उनको जूसेस फॉर्म में भी आप दे सकते हो। दाडिम आपके पास एक अच्छा सोर्स है ही, तो दाडिम के साथ आप कुछ और चीजें मिला सकते हो अपनी दवाएं, जैसे जो उसकी प्रकृति के हिसाब से चाहिए होगा, तो उस दाडिम सोरस में डाल करके भी आप दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब आपको आहार कल्पना भी करनी पड़ेगी, आपको औषधि कल्पना भी करनी पड़ेगी, आपको शोधन चिकित्सा भी करनी पड़ेगी, और पेशेंट भी तैयार होगा प्रॉपर, मतलब अच्छा टाइम देने के लिए 1-2 महीने वाला काम करेगा तो फिर सर थैलेसीमिया नहीं ट्रीट हो सकती है, क्योंकि उस इतने बड़े लेवल पर प्रॉब्लम है सर। जी सर। और किसी को कुछ थैलेसीमिया मेजर माइनर के पेशेंट ट्रीट करें तो बताना चाहें तो बता सकते हैं। डॉक्टर प्रभात पांडा सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आदित्य सर से पूछना चाह रहा था एक्चुअली सर, ये ऐसे केस में कैसे प्रेजेंट करता है केस? सर किस चीज में? वो जो आप अभी जो बताए थैलेसीमिया में जो ट्रांसफ्यूजन इशू जो रहता है, तो अच्छा केस कैसे प्रेजेंट करता है? अच्छा सर, एक्चुअली पेशेंट को थकान लगने लगती है सर, जैसे जैसे जो मेन सिम्टम पेशेंट का रहता है ना कि सर इसमें 2 चीजें हैं। जब पेशेंट जब पहली बार आता है, जैसे जब पहली बार आता है, या फिर हाँ सर आवाज आ रही है सर? हाँ सर अभी आया सर। हाँ सर अभी आया सर। सर जब पेशेंट पहली बार आता है तो उसमें सर पांडु के लक्षण रहते हैं, सीवियर एनीमिया के लक्षण रहते हैं। उससे जैसे थकान रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, उसका कोई मेंटेशन मतलब उसका पढ़ने में या कोई भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं लगता है, इरिटेशन रहता है, उसको बुखार भी रह सकता है, पांडु के कारण बुखार आता है, और उसके अलावा उसको इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। जैसे लौह तत्व कम होता है तो इन्फेक्शंस के साथ भी आ सकता है, लेकिन जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है उनका यकृत और प्लीहा बड़ा रहता है, और उसके कारण उनको भूख नहीं लगना, पेट जल्दी भर जाना, क्योंकि वो उससे ब्लॉकेज करता है, मतलब जो प्लीहा रहता है वो पेट को दबाता है, तो उससे भूख नहीं लगती उनको। और फिर मल में आम तो रहता ही रहता है हमेशा, और दांत भी उनके डेंचर्स भी खराब रहते हैं, टंग हमेशा कोटेड ही रहती है। तो सर ये सारे अनीमिया रिलेटेड, जैसे हम बोलते हैं पांडु, अनीमिया रिलेटेड सिम्टम्स रहते हैं। तो सर जब हम खून चढ़ाते हैं तो फिर क्या करते हैं हम, उनका एक टारगेट, जैसे जो स्टडी मतलब जो वेस्टर्न में स्टडीज की गई है, बोलते हैं कि 10 के नीचे हीमोग्लोबिन नहीं जाना चाहिए, 9 से 10 के नीचे। तो जब वो हीमोग्लोबिन उसका 9 से 10 रहता है, तब हम उसको मतलब वो फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि कब बुलाना है अंदाजे से, जब इसका हीमोग्लोबिन 9 से 10 रहे, क्योंकि अगर 9 से 10 के नीचे हीमोग्लोबिन जाता है तो फिर उसके अंदर है ना अग्नि मान्यता, आम, जैसे हम इसको ऐसे देखते हैं कि उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती बच्चे के जो हड्डियां होती है वो बढ़ने लगती है, कम ग्रोथ के कारण मैरो बढ़ने लगता है, मतलब जैसे अनीमिया रहता है तो जो पांडु रहता है उसके कारण जो खराब अनुवांशिक कोशिकाएं जो पांडु बना रही है उसके कारण मज्जा बढ़ जाता है, मतलब तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो सकते हैं, जैसे जो बोन्स रहती है स्पाइन की वो टेढ़ी हो सकती है, इस तरीके से जहां जहां हमारा खून बनता है, हमारा जो खून बनता है वो फ्लैट बोन्स में बनता है, जैसे कि मैक्सिला मैंडिबल फेस की बोन्स है, या फिर स्पाइन की जो वर्टिब्रा रहती है मेरुदंड में, वो पीछे की वर्टिब्रा वहां पे बनता है। तो और फिर हमारी हड्डियों में भी, जैसे हड्डियों के जो एंड रहते हैं, जैसे हमारे यूमरस या फीमर के एंड में भी वो बनता है, तो वहां पे भी जॉइंट प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि वहां पे मैरो एक्सपेंशन के कारण जो वो जगह को कम कर देता है, जॉइंट में जगह को कम करता है। तो सर हम हीमोग्लोबिन यूजुअली 9 से 10 के नीचे नहीं जाने देते, तब वो जब उसका हीमोग्लोबिन 9 से 10 रहता है उस फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं कि इसको पहले हफ्ते भर में बुलाते हैं, फिर 2 हफ्ते में बुलाते हैं, तो जब उसका हीमोग्लोबिन 9 के नीचे आता है तो उसको फिर से ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि अगर हम वेट करेंगे उसका तो वो सारे सिम्टम्स मतलब वो फिर से आ जाते हैं, वो परेशानी आती है ग्रोथ में, इस तरीके से। कितने इंटरवल में सर रिपीट करना चाहिए एचबी? तो सर ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। शुरू में हम वीकली, जैसे जब पेशेंट पहली बार आया
और उससे हम पूछते हैं कि तुम्हें पहली मतलब मदर फादर से पूछते हैं कि बच्चे से पूछते मदर फादर से पूछते हैं कि कब इसको पहली बार सिम्टम आए थे, अगर 1 साल के अंदर में सिम्टम आए थे यानी मेजर है, 1 साल के बाद सिम्टम आए यानी इंटरमीडिएट है। तो यूजुअली जितने भी मेजर होते हैं उनको 1 साल के अंदर ही खून चढ़ जाता है, तो जब वो माँ उनको लाती है बच्चे को तो वो इरिटेबल रहते हैं, खाना नहीं खा रहे होते, उल्टी कर रहे होते हैं, उनका पेट फूला रहता है क्योंकि वो स्प्लीन और लिवर बढ़ जाता है, उसके कारण पेट फूला रहता है इस तरीके से, और पेल रहते हैं बिल्कुल अनीम पांडु के कारण। इस तरीके से वो 1 साल के अंदर प्रेजेंट करते हैं तो वो मेजर ही रहते हैं मतलब। और 1 साल के बाद अगर 2 से 6 साल में यूजली प्रेजेंट करते हैं या बाद तो इंटरमीडिया उसमें वो इंटरमीडिया कैटेगरी में गिरते हैं। तो ये हिस्ट्री, और फिर उसमें मदर फादर का भी हम हीमोग्लोबिन करा के देखते हैं, उसमें सीबीसी करा के देखते हैं कि उसमें जो उनका हीमोग्लोबिन कम की तरफ मिलेगा, थैलेसीमिया जैसे इंडाइसिस, थैलेसीमिया जैसे रेड ब्लड सेल की पिक्चर होगी तो उससे कोरिलेट करके, और बच्चे के भी हम अनुवांशिक टेस्टिंग करा सकते हैं। अनुवांशिक टेस्टिंग सब जगह अवेलेबल नहीं रहती, तो पहले HPLC कराते डायग्नोसिस के लिए। एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, डायग्नोसिस कंफर्म नहीं भी हुई, बच्चे को खून की जरूरत पड़ रही है बार बार, तो वो हीमोग्लोबिनोपैथी ही इसका सबसे कॉमन कारण रहता है, मतलब कि जो हमारा लाल कोशिकाएं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन करके प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है वो खराब रहता है, जिसके कारण कोशिका जल्दी मर जाती है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन सही से डिसॉल्व नहीं होता है। साइटोप्लाज्म अपने जो कोशिका में जो स्राव रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है उसके अंदर डिसॉल्व ठीक से नहीं होता है, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसके कारण सेल्स खत्म हो जाते हैं जल्दी। तो सर लक्षण हमेशा मतलब फिर जब हम खून चढ़ाते हैं तो उसके भी सर कॉम्प्लिकेशन, जैसे खून हमने इंट्रावीनस दे दिया है, वेन्स के अंदर दे दिया है, तो जो बाहर की कोशिकाएं गई हैं वो टूटती हैं, फिर वो वहां पे कचरा या बोले तो कि जो रेड सेल्स जब टूटते हैं तो उससे जो बेस प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो आयरन रहता है वो हर जगह डिपॉजिट हो जाता है, सारी ग्रंथियों में सब जगह। तो इंटेस्टाइन में डिपॉजिट होता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जो लिवर में डिपॉजिट होता है या पिट्यूटरी ग्लैंड में डिपॉजिट होता है या फिर हमारे थायराइड में डिपॉजिट होता है तो उससे पिट्यूटरी ग्लैंड से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। हार्ट में डिपॉजिट होता है तो हार्ट का फंक्शन खराब होने लगता है, लिवर्स में सिरोसिस होने लगता है अंदर खून चढ़ाने के कारण, और खून नहीं हार्ट चढ़ा है में तो डिपॉजिट होता है जो कहाँ होता है, एग्जैक्ट हार्ट साइट में, क्या रहता है? हार्ट में जो मसल्स रहती है ना, मसल्स के अंदर अच्छा, डिपॉजिट होने लगता है। जी जी, हाँ हाँ, तो उसमें हम्म, डिपोजिशन के कारण हार्ट फिर क्या है, वो हीमोग्लोबिन जो जो होता है, जो आयरन होता है ना, वो बहुत ज्यादा उष्ण रहता है और रुक्षता भी करता है। रुक तो जी, तो वो हार्ट की जो मसल्स होती है वो फाइब्रोस जैसी हो जाती है, और फिर वो लिवर भी जो सिरोसिस जिससे बोलते हैं फाइब्रोस जैसा होने लगता है, तो बॉडी में हर जगह डिपोजिशन के कारण सारा फंक्शन खराब होने लगता है, अल्टीमेटली वो कार्डियक फेलियर और लिवर सिरोसिस से खत्म होते हैं। ये सबसे कॉमन कारण है। सर तो ये यहाँ सीबीसी में हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्या क्या पैरामीटर में क्या क्या चेंजेस आता है? सर अनीमिया सीवियर रहेगा जैसे अगर जब पेशेंट आएगा तो अनीमिया उसका मतलब आप बोलिए 5 से कम रहेगा हीमोग्लोबिन, और यंग एज में आएगा 4, 3, 2 भी रह सकता है अगर खून नहीं चढ़ा तो। अगर और नहीं चढ़ा तो फिर वो मर जाते हैं बिना खून के, क्योंकि खून बॉडी में नहीं बन रहा होता है, तो अनीमिया सीवियर रहता है। और फिर दूसरा पेट फूला रहता है क्योंकि लिवर बड़ा रहता है और स्प्लीन बड़ा रहता है। तो हिमोलाइसिस होके स्प्लेनोमेगाली होते हैं। नहीं नहीं नहीं, हीमोलाइसिस मतलब जो जो सेल्स हैं वो लिवर और स्प्लीन में क्या है ना, ये हमारे जब हम लोग पेट में कोख में रहते हैं तो लिवर और स्प्लीन खून बनाता है, तो क्योंकि जो बोन मैरो है वो उसका जो खून बन रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब सेल्स जल्दी बहुत सारे सेल्स बोन मैरो में ही खत्म हो जाते हैं आमतौर पे। जैसे बोलते हैं कि मज्जा दुष्टि बोल दीजिए चाहे, और शुक्र दुष्टि, जैसे जैसे बोलते हैं कि जैसे 100 सपोज एक बॉडी 100 सेल्स बना रही तो यूजुअली उसके 85 सेल्स 90 सेल्स बाहर आ जाते हैं, और ड्यूरिंग द प्रोसेस मेक पे 10 सेल्स ऐसे खराब हो सकते हैं जो बोन मैरो में खत्म हो जाते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल में।
तो इनमें उल्टा रहता है कि अगर 100 सेल्स बना रही तो 85-90 सेल्स खत्म हो जाते हैं और 10 सेल्स के आसपास ही बाहर आ पाते हैं। तो बोन मैरो सफिशिएंट नहीं होता है पूरे प्रोडक्शन के लिए। तो जो हमारे कोक में जहाँ पे सेल्स बनते थे रेड सेल्स, वो लोग वो जगह भी फिर से बनाने लगती है, इसलिए लिवर बढ़ता है और स्प्लीन बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों जगह खासतौर से लिवर में प्रोडक्शन और स्प्लीन में भी कोक में होता है, इसलिए वो बढ़े जाते हैं साइज में। जी। इसलिए बोनी डिफॉर्मिटीज भी होती है, मतलब बाकी जगह भी जो हड्डियों में बोन मैरो है वो भी बढ़ जाता है, इसलिए दांत उनके निकल जाते हैं या ठीक से नहीं रहते, क्योंकि फ्लैट बोन्स जो रहती है मैक्सिला मैंडिबल वो भी फूल जाती है बोन मैरो अंदर एक्सटेंशन के कारण, उसके कारण फ्रैक्चर भी हो जाते हैं उनको, कि हड्डियां पोपली हो जाती है, क्योंकि सब जगह मैरो भरा है तो वो कॉर्टेक्स जो मतलब बाहर का सख्त जो हिस्सा है वो तो कमजोर हो जाता है, इसलिए। और फिर कैल्शियम भी जो स्टेम सेल्स या जब मैरो बढ़ता है तो सारे जो हमारे जो मिनरल्स रहते हैं ना, कैल्शियम मोबिलाइजेशन ये सब करते हैं, तो हड्डियां भी कमजोर हो जाती है उस कारण से। और फिर अगर बार बार इन्फ्लेमेशन है या एसिडिटी है बॉडी में, तो भी कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी से, जो ठोस देता है शरीर को, ठोस वो कम हो जाता है। जी। सिकल सेल डिजीज में भी जो बोन का चेंजेस होता है, कॉज ये पैथोलॉजी ऐसा ही रहता है या डिफरेंट रहता है? सर वो अलग रहता है। सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, वो हंसिए जैसे सेल्स होते हैं, वो अटक जाते हैं नाड़ियों के मतलब वो आर्टरीज वेसल्स के अंदर, और उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो वो ब्लॉक करने से थ्रोम्बोसिस जैसा, तो वो वहां से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो एकदम से दर्द होता है, नेक्रोसिस हो सकती है, अल्सर्स आ सकते हैं, गैंग्रीन हो सकता है, और एकदम से बोन के अंदर जब ये दबा देते हैं, मतलब हंसिए की तरह अटक जाते हैं, तो फिर वो अंदर पेन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है हड्डियों में, इस तरीके से। अच्छा, ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया, फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।